नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको साइंस की क्लासेस भी रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, जो आपके परीक्षाओं की तैयारी में बहुत ही लाभप्रद होंगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो लिया था वो मैंने मैटर और सब्सटेंस पे लिया था, और मैंने कहा था इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लाएंगे। तो आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। और जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि वो बताया था मैंने, पार्टिकल सब्सटेंस क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनके पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ बताया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे मैटर, जिसमें एक एग्जांपल मैं बताया सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते थे लास्ट क्लास में मैंने, आज मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, अभी इस टॉपिक पे एक चैप्टर या एक लेक्चर लेके मैं और भी आऊँगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ और कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी उसके बारे में चर्चा होगी, और गैस की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी दैट इज डिफ्यूजन, विसरण। विसरण एक टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं कि विसरण क्या होता है और इसके व्यवहार में कहाँ उपयोग होते हैं, किन चीज़ों में डिफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विसरण को लेकर, विसरण या इंग्लिश में जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि हर क्लास में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे हिंदी में ज़्यादा हैं तो पहले मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा, फिर उसको लेमैन में एक सामान्य तरीकों में इंग्लिश में, ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी अपने नोट्स बनाने में या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है। तो विसरण क्या होते हैं कि जो पदार्थ होते हैं हमारे मैटर सब्सटेंस, ये मैंने बताया था छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलते बनते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये हमेशा मोशन में रहते हैं और इनमें गति होती है। तो पदार्थों के कणों के गति के कारण एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में मिल जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। मीन्स वन सब्सटेंस मिक्स इनटू अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसके देखिए लाभ क्या होते हैं, चीज़ें मिल जाती है। और हमें पता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, आकर्षण बल होता है। और हमने बताया ठोसों के अणुओं के बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, उसके बाद लिक्विड के अणुओं के बीच में होता है, फिर सबसे कम ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है गैस के अणुओं के बीच में। इसका मतलब सबसे आसानी से कौन सी चीज़ें, कौन से पदार्थ आपस में मिलेंगी, गैस मिलेंगी, उससे बाद में लिक्विड मिलेंगे, और सबसे कम सॉलिड मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे ठोस के अणुओं के मध्य डिफ्यूजन या विसरण लगभग ना के बराबर होता ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताया। देखिए यही डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी पदार्थ का उसके कणों की गति के कारण, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना ही विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। मिल जाना विसरण कहलाता है। यह पदार्थ के गुणों में से, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में तब तक ये मिक्सचर चलता रहता है जब तक दोनों के पार्टिकल्स बराबर ना हो जाएं, एक समान मिश्रण नहीं बना, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। बताया, देखिए विसरण गैसों में सबसे अधिक, जो गैस होती हैं उनके पार्टिकल्स में डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में, और सबसे कम डिफ्यूजन या हम कहें लगभग डिफ्यूजन होता ही नहीं। तो किन पदार्थों में विसरण नहीं होता, तो सॉलिड में नहीं होता, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर लगाने के लिए। ठीक है, तो डिफ्यूजन, अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिक्सिड करते हैं और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा, जैसे हम लोग परफ्यूम, इत्र या परफ्यूम यूज़ करते हैं, डीओ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, हम स्प्रे करते हैं और स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? कि गैस पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती के स्मेल, ठीक है, तो जो गंध है, सुगंध है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाती है। किस प्रक्रिया से, किस के कारण फैलती है, तो हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं फट से। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, मैंने बताया द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल पदार्थ का एक गुण है। द डिफ्यूजन इज वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल द यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। ठीक है,
तब तक होता रहता है जब तक हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना मिल जाए, ठीक है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। मैंने फिर बताया कि गैसों में सबसे अधिक, लिक्विड में उससे बाद, और सबसे कम हमारा सॉलिड में यह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या है, क्या बात करता है। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वर्गीकरण। किस बेस पे हम लोग करते हैं? तो दो तरीकों से हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, मतलब भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। जब हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमें पदार्थ तीन तरह के मिलते हैं। तो भौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एक होते हैं ठोस, द्रव और गैस, मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीन तरह के। और इसी तरीके से अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम सब्सटेंस को, पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्या होंगे एलिमेंट, क्या होंगे मिक्सचर, क्या होंगे कंपाउंड, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट क्लास में गैस की प्रॉपर्टीज। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टीज, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज का। सॉलिड क्या होते हैं? जैसा कि आपको बचपन से पढ़े होंगे, हम लोग जानते हैं ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ठोस किन्हें कहते हैं, क्या सॉलिड होते हैं। देखिए ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के बीच इनर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, इनर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, मीन्स अंतरा अणुक बल सबसे प्रबल होता है, और उनके बीच में जो गैप होता है अणुओं के मध्य वो सबसे कम होता है। इसी कारण से इनका एक निश्चित आकार होता है और आयतन होता है, एक फिक्स, सेफ और वॉल्यूम होता है, फिक्स, सेफ एंड वॉल्यूम होता है। ठोस में हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, सॉलिडिटी होती है। तो दूसरा कठोरता होती है, और जब तक इनके आकार नहीं बदलता, ठोसों का आकार तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई बाह्य बल ना लगाएं। जैसे हमारे पास कोई पानी का ग्लास हो या कांच का ग्लास हो, वो तब तक क्यों नहीं बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा? अगर हम उसको ताकत लगा के दबा देंगे तो वो पिचक जाएगा। कांच को गिरा दें, टूट जाए तो वो है हमारा, या हथौड़े से मार दें तो उसका आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो तब तक इनके आकार नहीं बदलते जब तक इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और जब एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो इसी को एक प्रॉपर्टी हम लोग कह देंगे, आगे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ठीक है। हमने ये कहा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक ठोस अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो इसी चीज को उनका नेचर बनाना है, हार्डनेस कहते हैं, कठोरता कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर हम ठोस को गिराएं तो ये टूट सकते हैं, जैसे कांच की वस्तुएं टूट जाएंगी, मिट्टी की हार्ड चीजें टूट जाएंगी, ठीक है। आपकी ऐसी चीजें जो ब्रिटल होती हैं, भंगुर होती हैं, लेकिन अपने एक शेप में होती हैं, वो टूट जाती हैं। लेकिन मेटल की चीजें आसानी से नहीं टूटती, ठीक है। उसका रीजन क्या है आगे बताएंगे। ठोस में हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व होता है, और ठोस में विषीरण का गुण नहीं होता। अभी मैंने बताया था कि डिफ्यूजन सबसे अधिक किसमें होता है? तो डिफ्यूजन सबसे अधिक गैसों में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम हमारा डिफ्यूजन जो है सॉलिड चीज़ों में होता है। यही मैंने बताया था, लगभग नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने वहाँ बताई थी, आप क्लियर होगी क्यों नहीं होता, कि स्ट्रॉन्ग इनर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके अणुओं के बीच, इसलिए ये नहीं होते हैं। हमने देखिए एग्जांपल्स में कुछ आपको चीज़ें दिख रही होंगी सॉलिड की, वैसे आप जानते हैं बेहतर। सॉलिड, मेरे हाथ में जो पेन है वो भी एक ठोस है, हाँ, जो भी चीज़ें होती है, क्लॉक है, मेटल है, वो सब। जैसे मैंने एक बॉक्स का आपको फिगर दिख रहा होगा, एक टायर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये सब क्या है? सॉलिड है। ग्लास आपको दिख रहा होगा, बैंगल्स हैं, मेटल के बनी हुई हैं, लकड़ी की चीज़ें, ये सब क्या होती हैं? सॉलिड के उदाहरण है। अगर हम इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो क्या होगा? इनके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ऐसे पदार्थों को ठोस, तो ठोस क्या है? इनमें कठोरता होती है, आकार और आयतन इनका निश्चित होता है फिक्स और डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम उनमें होता है, और अगर इनको हम तोड़ें, एक्सटर्नल फोर्स बनाए, तभी ये टूटते हैं। हाई डेंसिटी होती है इनका, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, पथनांक बिंदु अधिक होता है, ठीक है। मतलब हम इनको गर्म करेंगे तो पिघलेंगे कब? जब एक हाई लेवल पर इनको टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज ये आसानी से गलते भी नहीं है, पिघलते भी नहीं। डिफ्यूजन नहीं के बराबर होता है,
चलिए इसी बात को इंग्लिश में मैंने बता दिया है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम ड्यू टू मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सॉलिड पोसेसेस रिजिडिटी, मीन्स ये किसका गुण प्रदर्शित करते हैं? पोसेसेस रिजिडिटी, कठोरता का गुण। अभी मैंने बताया कठोर होते हैं ये जब तक इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दे मे ब्रेक व्हेन ड्रॉप्ड और हैमर्ड, जब हम उनको चोट करेंगे तभी वो टूटेंगे। हाई डेंसिटी होती है इनमें। और सॉलिड्स डू नॉट पोसेस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन, मैंने कहा इनमें कोई विचरण का गुण, डिफ्यूजन का गुण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसी बात को इंग्लिश में लिख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी बताया था इलास्टिसिटी, एक शब्द लिया था प्रत्यास्थता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की। देखिए ठोसों में क्या होता है, मैंने कहा कि टेक्निकली उनका स्ट्रक्चर आकार नहीं बदलता, लेकिन अगर हम कोई उनमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, अभी मैंने फिर कहा था अगर ये मेरे पास पेन है नॉर्मली अपने आकार में, लेकिन मैं ताकत लगा के इसको तोड़ दूँ, तोड़ूंगा नहीं, बहुत महंगा है, हाँ तोड़ दूँ तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। मैंने जो रिंग पहनी हुई है, ठीक है, ये भी क्या है, इसका एक आकार है, फिक्स शेप रहेगा, लेकिन अगर इसको दबा दिया जाए तो ये पिचक जाएगी। ठीक है, कोई भी ठोस होता अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। देखिए क्या होता है, प्रत्यास्थता ठोस पदार्थों का वह गुण है जिसके उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। कब आता है, जब किसी बाह्य बल को आरोपित किया जाता है, जैसे रबड़, गीली मिट्टी, धातु की वस्तुएं, ठीक है, ठीक है, मेटलिक, धातु की वस्तुएं, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स में इसकी बात करते हैं तो एक टेक्निकल शब्द में अगर हम परिभाषा हो तो क्या कहेंगे, यह तनाव से विकृति का अनुपात है। देखिए एग्जाम में टफ वर्ड में ऐसे ही आएगा, तनाव से विकृति का अनुपात। सिंपल शब्दों में हमने बता दिया, बाह्य बल लगाने से जो उनमें परिवर्तन आएगा। इसका अर्थ होता है कि जिस आकृति में परिवर्तन का प्रतिरोध होता है वह अधिक लोचदार। देखिए प्रत्यास्थता, इलास्टिक, इलास्टिक को हम लोच कहते हैं। लोच, लोच मतलब वो कितनी फ्लेक्सिबल है। तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब, जिस आकृति में परिवर्तन का जितना अधिक प्रतिरोध होता है वह उतनी अधिक लोचदार होती है। कहने का मतलब जैसे मेरे पास एक रबर हो, रबर का पट्टा है और एक मेरे पास लोहे की सरिया है, तो हम उसमें से किसको हाई इलास्टिक कहेंगे, कौन अधिक लोचदार है। देखने में तो क्या कहेंगे, हम रबर को ऐसे मोड़ देंगे, लेकिन अब क्या देखते हैं, रबर को मोड़ देंगे और उसमें फोर्स को अगर मैंने छोड़ दिया, हटा दिया, तो वो फिर से अपने शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर जो हमारे पास लोहे का छड़ था, आयरन रॉड था, अगर मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया, उसको एक फोर्स लगा के बेंड कर दिया, मैंने उसका सर्किल बना दिया, रोल कर दिया, तो वो क्या होगा, अब उसको छोड़ दें, क्या वो वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ में, किस चीज़ में अपने आकार में परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करेगा वो उतना ही अधिक लोचदार होगा। इसका मतलब उस लोहे की छड़ को हमें आकार में लाने के लिए जितना फोर्स हमने उस पर एक्सर्ट किया था, लगाया था, वो उतना ही वापस हमें करना पड़ेगा, तब वो अपनी स्टेट में वापस आएगी, अपनी अवस्था में वापस आएगी। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टील का तार अधिक इलास्टिक होता है या रबड़ का तार। तो कहने के लिए हमें लगता है रबड़ में ज़्यादा लचक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टील का तार रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ मतलब लोचदार होता है। उसको और अधिक ताकत भी लगाएंगे तो वो मुड़ता चला जाएगा, ठीक है, वो मुड़ता चला जाएगा, लेकिन अपनी अवस्था में नहीं। तो अपनी अवस्था में परिवर्तन का जितना विरोध करता है, आकार में परिवर्तन का जितना विरोध करता है, वो उतना ही इलास्टिक होता है। इसलिए हम कहेंगे स्टील रबड़ से अधिक इलास्टिक होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ऐसे। चलिए इसी बात को हम लोग इंग्लिश में फटाक से पढ़ लेते हैं। इलास्टिक डेफिनेट एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटर्न देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस दैट हैड caused द डिफॉर्मेशन नो लॉन्गर अप्लाइड, ठीक है। वही चीज़ है, रबर, सॉफ्ट क्ले, आयरन सीट या आयरन रॉड, ऐसी चीज़ें हम रख सकते हैं इनमें। बट व्हेन वी डिफाइन इलास्टिक इन फिजिक्स, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है, इट मीन्स दैट द शेप विच हैज मोर रेजिस्टेंट टू चेंज मोर इलास्टिक। तो अपनी अवस्था में जितना परिवर्तन का विरोध प्रतिरोध करेगा वो उतना ही इलास्टिक होगा। हेंस स्टील वायर इज मोर इलास्टिक दैन रबर वायर, ठीक है बच्चों। चलिए ये बात मैंने बताई आपको।
देखिए इलास्टिक दो तरह की चीज़ें होती हैं, इलास्टिसिटी दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिक। एक को हम कहते हैं प्रत्यास्थ ठोस इलास्टिक सॉलिड, और दूसरे को कहते हैं सुगठित ठोस। देखिए प्लास्टिक सॉलिड, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, पूछे गए हैं। एक शब्द प्लास्टिड्स आ जाता है एग्जाम में, प्लास्टिड्स ऑब्जेक्ट या प्लास्टिड्स या सुघट्यता, ऐसा शब्द देखेंगे आप। सुघट्यता क्या होती है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं इनको। देखिए प्रत्यास्थ ठोस या सुगठ्य ठोस, तो ऐसे सॉलिड, ऐसे ठोस पदार्थ जिन पर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, अगर हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा लें, वापस खींच लें, तो वो पदार्थ अपनी वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, हमारे पास लोहे की छड़ है, हमने उसको मोड़ा तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसके आकार में परिवर्तन आया, ठीक है, वो अधिक इलास्टिक। लेकिन अब हम इसको वापस अपने स्वरूप में लाएं तो हम क्या करें, उसको फिर से ताकत लगा के सीधा कर दें तो वो अपनी अवस्था में आ जाती है, उसमें कोई टूटती फूटती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। तो जिन ठोस पर आरोपित बाह्य बल को हटाने पर वो अपने स्वरूप में वापस लौट आए उन्हें, ऐसा हमें मालूम है, ऐसा किस में होगा, जैसे स्टील में होगा, तांबा में होगा, रबर में एक सीमा तक होगा, किसी भी चीज़ में एक सीमा तक होगा, उसकी फोर्स सहने की क्षमता पर डिपेंड करता है। स्टील, तांबा, रबर आदि, तो इनको क्या कहते हैं, अगर मैंने इस रॉड को बेंड किया था, मोड़ दिया था, लेकिन अब इसको फिर से फोर्स लगाया गया और ये फिर सीधा हो गया, तो ये कहते हैं इलास्टिक सॉलिड्स। लेकिन सुघट्य पदार्थ या सुघट्य इलास्टिक वे होते हैं जिन पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाया हो और हमने हटा दिया, तो वो क्या होते हैं, वो अपने आकार में वापस नहीं लौट पाती और वे टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, ठीक। जैसे मिट्टी की मूर्ति, कांच के बर्तन आदि। हम देखते, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मिट्टी की मूर्तियाँ जो हमारे स्टैचू होते हैं, कांच के जो बर्तन होते हैं, वो क्या होता है, अगर कुम्हार को जब देखते हैं ना, वो बर्तन को जो डालता है, जब कुम्हार ने बर्तन को बनाया था तो एक फोर्स डालता है, मिट्टी में चाक पे घुमाता है और उस पर क्या होता है कि एक आकार का कोई प्लेट बन गई, कोई तस्तरी बन गई। लेकिन अगर हम उनको ऊपर से गिरा दें, ठीक है, अब हम कहें नहीं इसके आकार में पड़ता, जितना दबाया था उतना ही दबा दें, तो वो टूट जाएगी, ठीक है, टूट जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो टूट जाती हैं फोर्स हटाने पर, उन्हें हम सुघट्य पदार्थ कहते हैं, सुघट्य वस्तु में करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आप इंग्लिश में करेंगे, इलास्टिक सॉलिड एंड प्लास्टिक सॉलिड्स। तो आप अपने नोट्स को हिंदी या इंग्लिश जिस माध्यम में उसमें बनाते हुए चलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, द्रव के गुण। द्रव के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए द्रव क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इनमें ठोसों की तुलना में अंतराणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है, वीक होता है। मींस ठोस की तुलना में इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं। ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में कर ली हैं। तो जिन लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है, इसके बेस को समझने के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम देखिए, ठोस लगभग, ये क्या होते हैं, लगभग असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित मीन्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मीन्स हम इनको दबा नहीं सकते। ऐसे तो हमें लगता है पानी को हम दबा सकते हैं, लिक्विड है, जैसे लिक्विड है हम उसको दबा सकते हैं, तेल हम उसको दबा, लेकिन आप देखिए जब उसको दबाने जाते हैं तो वो क्या होगा, इधर उधर भागेगा। इसका मतलब वो लिक्विड भले है, सॉलिड को तो हम बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे, दबाएंगे तो वो टूट ही जाएगा, ठीक है, आकार उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन लिक्विड में क्या है, वो इधर उधर भागता है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि इनके अणुओं में एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए कंप्रेस नहीं होते आसानी से। अतः अणुओं को बहुत अधिक करीब नहीं लाया जा सकता, एक निश्चित दूरी तक ही ये रह पाते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, तो लिक्विड हैज फिक्स और डेफिनिट शेप, लेकिन इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनडेफिनिट शेप। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इनका निश्चित होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम इंग्लिश में कहते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनका शेप इनडेफिनिट होता है। क्यों होता है, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की है, इनका वीक होता है। देखिए तरलता के कारण इनको हम तरल कहते हैं, द्रव को क्या कहते हैं हम, तरल चीजें। तो तरलता इनका एक गुण है, तरलता मतलब बहना, फ्लूइडिटी, ये बहते हैं,
इसीलिए इन्हें तरल कहते हैं। बहते हैं किस स्थान से और कैसे बहेंगे कोई चीजें? हाई लेवल से लो लेवल की ओर, हाई लेवल से लो लेवल की ओर चीजें बहती हैं। मीन्स कहीं पर ऊंचाई होगा, भाई पहाड़ों से पानी बह जाता है नीचे मैदानों की ओर, तो किस कारण से? एक तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो तो ठीक अपनी तरफ खींचता है, लेकिन दूसरा रीजन क्या है? पहाड़ों की ऊंचाई पर होते हैं और मैदान नीचाई पर हैं, तो हमेशा तरल चीजें हाई लेवल से लो लेवल की बहती। ये द्रव का एक गुण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तरलता के कारण उच्च स्तर से न्यून स्तर भिन्न भिन्न, लेकिन हर पदार्थ की जो तरलता होती है, ये सभी एक समान फ्लूइडिटी नहीं होते हैं। जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना कम बहेगा, अब मतलब कम तरल होगा उतना कम बहेगा। जैसे हम जानते हैं कि जैसे मरकरी है हमारा, पारा बहुत गाढ़ा, इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप में हमेशा एक साथ ही रहते हैं, दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। शहद, हनी, ब्लड, दूध और पानी, अगर हम देखें इनमें से कौन जल्दी बहता है, तो सबसे जल्दी दूर कौन बहेगा? पानी। इसका मतलब सबसे कम गाढ़ा पानी है। पारा से कम गाढ़ा शहद, शहद से कम गाढ़ा ब्लड, ब्लड से दूध और दूध से पानी, ठीक है। तो ये तरलता कहलाता है, बहना इनका। और हाई लेवल से लो लेवल की बहेंगे। देखिए जो लिक्विड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल रूम टेम्परेचर से अधिक होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमारा होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इनका जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इनको उबालने के लिए, उबालना मतलब इनको गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? स्टीम में बदल जाएंगे, ठीक है। ये भी चैप्टर हमारे होंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इनके हम संपीड़ित नहीं कर सकते, संपीड़ित होते हैं, असंपीड़ित होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स प्रेटी क्लोजर होते हैं एक दूसरे से, सॉलिड की तुलना में कम। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव लॉट ऑफ स्पेस, वही बात बताई गई। द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी स्क्विज्ड, इन्हें बहुत अधिक दबाया नहीं जा सकता है, स्क्विज नहीं किया जा सकता है। लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, अभी मैंने बताया इनका आयतन निश्चित होता है, बट डेफिनेट शेप, बट लिक्विड टेक्स ऑफ शेप अकॉर्डिंग टू वेसल्स, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता और ये बर्तन के अनुसार होते हैं। तो जिस आकार का बर्तन होता है उसी आकार को ये ले लेते हैं। मैंने बताया अगर हम किसी लिक्विड को गोल बॉल में ऐसे डालें तो वो लिक्विड पानी हमें कैसे दिखने लगता है? देखिए ऐसे ही दिखने लगेगा। अगर हम उसे किसी ट्रेंगुलर शेप में डाल दें, पानी को पूरा भर दें इसको, तो पानी का आकार कैसा हो जाएगा? ट्रेंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि लिक्विड या द्रव जिस आकार का बर्तन होता है उसका आकार ले लेता है, लेकिन मात्रा तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा उसका, तो वॉल्यूम उतना ही। ड्यू टू फ्लूइडिटी लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, अभी मैंने बताया कि ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर बहता है और हर वस्तु की फ्लूइडिटी अलग अलग होती है। जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना कम दूर तक जाएगा। तो मरकरी काफ़ी गाढ़ा है, उससे कम हनी, उससे कम ब्लड, उससे मिल्क और वाटर, तो ज़्यादा दूर तक। लिक्विड्स है देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अबव रूम टेम्परेचर, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर से क्या होता है? काफ़ी ऊपर होता है। और इनको उबालना है, गर्म करने को क्या कहते हैं? उबालना कहते हैं, जिससे ये स्टीम में बदल जाते हैं, भाप में बदल जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी को, श्यानता। देखिए बच्चों, श्यानता द्रव की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, देखते हैं हम लोग। तो श्यानता क्या कहलाता है? श्यानता का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी, गाढ़ापन या चिपचिपापन हम कहते हैं। सामान्य शब्दों में किसी द्रव का गाढ़ापन या चिपचिपापन। कोई स्टिकनेस, स्टिकी चीज़ें होती हैं, गाढ़ी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, ठीक है। तो गाढ़ापन या चिपचिपापन कहते हैं। तो देखिए श्यानता क्या कहता है? जब लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड करते हैं, वो बहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं तो वो बहना चाह रहे हैं, लेकिन उस बहने का विरोध होता है, उनकी फ्लूइडिटी का रेजिस्ट किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो इसी चीज़ को सामान्य शब्दों में हम श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या है? बहाव के प्रति। अगर हम देखें सामान्य शब्दों में श्यानता एक तरल पदार्थ के प्रवाह के प्रतिरोध का वर्णन करती है, प्रतिरोध को कहा जाता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं शहद पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात शहद पानी की तुलना में अधिक गाढ़ा, चिपचिपा या श्यान होता है।
सिंपल सी चीज़ ये हमें ध्यान रखना है। तो जितनी गाढ़ी चीज़ें हैं जब वो बहती हैं तो बह नहीं पाती, तो जो पावर या जो ताकत या कारण उनके बहने का विरोध करती हैं साइंस की भाषा में, ये विस्कोसिटी है, श्यानता। और विस्कोसिटी का जो इकाई है, यूनिट, टेक्निकली एग्जाम में जब भी आएगा पॉइस, क्या होता है, पॉइस। पॉइस का होता है पास्कल सेकेंड, ठीक है, पास्कल सेकेंड। तो पर सेकेंड पास्कल जितना बहाव होता है, दबाव होता है, तो चिपचिपापन को हम पास्कल पर सेकेंड या पॉइस, तो ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा। पॉइस किसकी यूनिट है, पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, पॉइस, श्यानता। हाँ, अगला ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, टेम्परेचर और विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है। तो तापमान और श्यानता में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, उल्टा संबंध। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाते हैं, तो जो हमारी श्यानता होती है वो क्या हो जाती है, पॉइस घट जाता है। इसका मतलब हम किसी तेल को अगर गर्म करें तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, उसका तापमान बढ़ा दें, गाढ़ापन, ठंडा करें तो गाढ़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन गैसों के मामले में उल्टा है, गैसों के लिए तापमान में वृद्धि, देखिए गैसों के लिए अगर हम किसी गैस को अधिक गर्म करते हैं तो तापमान में वृद्धि से उसकी श्यानता बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर ये इनवर्स है, उल्टा है, सॉरी सीधा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी गैस को गर्म करने पर, गैस को गर्म करते हैं तो उसका चिपचिपापन, गाढ़ापन बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध बहाव का बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं गैसें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लिक्विड तापमान बढ़ने पर उसकी श्यानता घटती है द्रव की, लेकिन गैसों को गर्म कर, इसका देखिए रीज़न क्या है कि जो गैसें होती हैं इनको गर्म करने पर इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत तेज़ी से आपस में काइनेटिक मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण से वो और अधिक निकट आ जाते हैं, जिसके कारण वो और अधिक डेंस या घनी होने लगती हैं, तो इसके कारण उनके प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसी चीज़ को इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे। विस्कोसिटी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ, in other words, viscosity describes fluids resistance to flow, मतलब बहने का प्रतिरोध करना। viscosity describes a fluid's resistance to flow, means हमें बहने नहीं देना है। the measured pascal second are poise, इसका यूनिट है, मैंने अभी बताया। और viscosity of liquid decreases when temperature is increases, ठीक है, while for gases it increases with increasing temperature, लेकिन तापमान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, द्रव की श्यानता घटती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, आपको इसी पॉइंट पे क्वेश्चन करेगा, देगा, ये क्वेश्चन है, या फिर सीधे पॉइस या श्यानता क्या होती है ये बताएगा। देखिए विस्कोसिटी के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे होता कि क्या आपसे बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, जितना गहरा होता जाएगा उसके अंदर जो बहते हुए ऊपर पानी बहुत तेज बहता है, ठीक है, लेकिन पानी जैसे जैसे गहराई होगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा प्रतिरोध करेंगी लहरें। परत, हर परत दर परत क्या होती है, श्यानता बढ़ती जाती है। जब बढ़ता है तो पानी अंदर स्पीड कम होती है, ऊपर बहुत तेज बहता है, क्यों, प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। दबाव के साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है ऊपर से गहराई के साथ साथ, तो जब दबाव जो ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्पीड भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, बादलों का उड़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्यानता के कारण बादल क्या होते हैं, बादल आसमान में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तैरते हैं या उड़ते हैं, उड़ना नहीं कहेंगे, तैरते हैं। तो बादल हम लोग कहते हैं उड़ते हैं, बट तो क्लाउड्स फ्लोट्स इन द स्काई ड्यू टू विस्कोसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड का और एक गुण, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ससंजक बल और असंजक बल। क्या होता है ससंजक बल और क्या होता है असंजक बल, और इनके कारण एक सरफेस टेंशन का रूल आता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इसको पढ़ेंगे। और बच्चों एग्जाम में देखिए बहुत सारे कोर्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड आ जाते हैं। क्या ससंजक बल है, क्या असंजक बल है, क्या होता है ये, कहाँ ये अप्लाई होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं इनकी। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स,
आगे इंग्लिश में भी होगा, लेकिन पहले हिंदी में समझते हैं। ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल को, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल, जैसे हम कहेंगे पानी हमारे पास, तो पानी भी क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनकर बना, तो पानी के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम कोहेसिव या ससंजक बल कहते हैं। तो किसी चीज का ससंजक बल जितना स्ट्रांग होगा, जो चीज जितना आपस में पास पास अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम इतना स्ट्रांग कहेंगे, उतना स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स होगा। और जो वस्तुओं के ससंजक बल जितना अणु पास पास में होंगे, जितना ज़्यादा उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होगा, वो चीज़ दूसरे पे उतनी आसानी से नहीं चिपकती, वो चीज़ दूसरे पे उतनी आसानी से नहीं चिपकती, मतलब दूसरे के साथ जाने का प्रयास नहीं करती। ठीक है, तो जिनका ससंजक कोहेसिव फोर्स कमजोर होगा, वो दूसरे के साथ चिपक जाती, सट जाती। अभी कुछ मैं उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, लेकिन दो भिन्न वस्तुओं के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। एक प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक, विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच, टू डिफरेंट। जैसे मैंने कहा, अगर हम कहें एक ग्लास में पानी ले लें, तो पहले कांच का ग्लास होगा, तो पानी, स्टील का ग्लास है, कोई भी ग्लास है, उसमें पानी ले लिया, तो ग्लास जिस चीज़ मटेरियल का बना उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स, अब हमने उसमें पानी डाल दिया, उसके मॉलिक्यूल्स, अब दोनों डिफरेंट दो चीज़ हो गई, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हम ग्लास को खाली करते हैं, तो देखते हैं ना, खाली कर दिया, लेकिन उसके पार्टिकल्स ग्लास की वॉल पे चिपक जाते हैं, दीवार पे चिपके रहते हैं, पूरा पानी नहीं गिरता, कुछ बूंदें लगी रह जाती हैं। तो इसका मतलब पानी उसमें चिपक गया। अब पानी क्यों चिपका होगा? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच के लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? ससंजक बल। लेकिन ग्लास और पानी अब दो भिन्न वस्तुओं के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो होगा, अब कहेंगे हम असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या हुआ? तो ग्लास में पानी चिपका, तो पानी के अणुओं के बीच का ससंजक बल कमजोर हुआ ग्लास के अणुओं के बीच के ससंजक बल में। तो पानी के अणुओं और पानी और ग्लास के अणुओं के बीच के जिसका स्ट्रांग होगा, वो दूसरे को चिपका लेगा। जैसे हम लोग एग्जाम में कई बार आता है चौक, जैसे हम लोग एक चीज बताते हैं आपको, इसी चीज को अब देखिए, ये चीजें होती हैं। जैसे मैंने कहूं, हम लोग चौक से या मैं पेन से बोर्ड पे लिखता हूं, हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, या चौक से लिखते हैं, मार्कर से लिख देते हैं। बोर्ड पे जब लिखते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो चौक से बोर्ड पे लिखा गया, तो देखते हैं ये हमारे सामने लिख जाता है। तो इसका मतलब जो हमारी चौक होगी या इंक है हमारे पेन में, उसके अणुओं के बीच और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स कमजोर, इसलिए बोर्ड ने अपने पे चिपका दिया। आप पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो क्या हो? जिसके मॉलिक्यूल्स कमजोर होंगे वो जुड़ेंगे। तो जो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स, हम कहेंगे बोर्ड के एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, या बोर्ड के, या हमारा जो चौक का कोहेसिव फोर्स कमजोर था, और बोर्ड के अणुओं के जो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा अधिक स्ट्रांग था। तो जो जिसके मॉलिक्यूल्स अधिक स्ट्रांग हो गए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए एक चीज़ को, जो हमारा मरकरी होता है, पारा, Hg, क्वेश्चन होता है कि पारा कांच पे नहीं चिपकता, पारा कांच पर नहीं चिपकता, नहीं चिपकता, लेकिन पानी कांच पर चिपक जाता है। चिपक जाता है, तो हम क्या कहेंगे? पारा जो एक ऐसा, मरकरी एक ऐसा पदार्थ है, मरकरी एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत पास होते हैं, इसलिए ये जब चलता है तो मॉलिक्यूल्स के साथ आगे बढ़ता है, इसलिए दूसरे पे नहीं चिपकता। तो हम कहेंगे पारे के अणुओं के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, वो कांच के अणुओं के बीच के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इसके साथ नहीं चिपकता, नहीं चिपकता। ठीक है। लेकिन पानी के अणुओं के बीच के जो कोहेसिव फोर्स है, ये क्या है? कांच पर पानी चिपक जाता है, तो इसके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होगा, ये क्या है? ये कमजोर है, ये स्ट्रांग है, ये कमजोर है, तो ये क्या होगा? ये इसके साथ चिपक जाता है।
तो यहाँ ससंजक बल, तो जितना कमजोर ससंजक बल वाली चीजें होंगी उसके मॉलिक्यूल्स दूसरे पे चिपक जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा। चलिए तो उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है, वो मैंने बताया द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉल्ड कोहेसिव, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कॉजेस सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। देखिए एक चीज हम और बता देते हैं पीछे, यहां पे जाके हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है कि जो कोहेसिव ससंजक बल है ये क्या करता है, अणुओं के बीच जो कोहेसिव फोर्स और संयोजी बल है, एक तरल को, जो लिक्विड होते हैं हमारे, जो लिक्विड चीजें होती हैं उनको क्या करता है, देखिए तो कोहेसिव फोर्स अणुओं के कारण, देखिए जब इतना स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स हो जाता है तो इसके कारण जो द्रव होता है कम से कम एरिया एक्वायर करने का प्रयास लगता है, कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करता है बच्चों, ठीक है। तो क्यों द्रव कम से कम स्थान लेने का प्रयास करता है, क्योंकि स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स के कारण वो फैलता नहीं, और इसी चीज को हम साइंस की भाषा में पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन मीन्स जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन में रहता है, तना हुआ रहता है, ठीक है, तना रहता है और वो कम जगह लेने का स्थान प्रयास करता है। देखिए ससंजक बल का एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है कि पानी के अणुओं का व्यवहार, ध्यान रखिएगा पानी से आता है, पानी के अणुओं का व्यवहार है, प्रत्येक पानी का अणुओं के साथ वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने साथ बना सकता है, जोड़ सकता है। अणुओं के बीच, पानी के अणुओं के मजबूत कूलम आकर्षण होता है, कूलम अट्रैक्शन होता है, जो इन्हें आपस में एक साथ खींचता है या उन्हें अधिक चिपचिपा गाढ़ा बना देता है। देखिए आगे हमारे यहाँ एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं इसके उदाहरण में। देखिए ससंजक बल द्वारा, देखिए पानी क्या होता है, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का मैंने बताया, सरफेस टेंशन का मतलब चीजें बहुत नजदीक रहती हैं, उसका तल क्या है, तना रहता है, इस कारण अणु दूर दूर नहीं रहते हैं, क्या है, एक प्रकार से बंधा रहता है। अब इसी के कारण क्या होता है, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं पानी पर तैरते रहते हैं, वो डूबते नहीं हैं। अब हम लोगों ने देखा नदी और तालाब के किनारे जैसे कुछ छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब तालाब के किनारे जाएंगे तो गंदा पानी होता है वहाँ पर, तो गंदे पानी में छोटे छोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो पानी दे के तैरते हुए चले जाते हैं, ऐसा लगता है पानी पर आसानी से चल लेते हैं। वो पानी पर क्यों चल पा रहे हैं, रीजन है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है, उनके मॉलिक्यूल्स को इतनी पास ले आता है कि वो उसके अंदर नहीं जाते, डूबते नहीं हैं, तैरते रहते हैं। इसलिए बहुत हल्की हल्की चीजें, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं पानी पर, अंदर नहीं डूबती। इसका रीजन क्या है, पानी का सरफेस टेंशन, ठीक है। स्ट्राइडर्स, ये मैंने बताएं, इंसेक्ट्स क्यों नहीं डूबते हैं, तो स्ट्राइडर्स उन छोटे छोटे कीट्स को कहते हैं, इंसेक्ट्स को कहते हैं जो पानी पर चल सकते हैं, उनको हम स्ट्राइडर्स कहते हैं। चलिए तो ये मैंने समझा दिया आपको, आगे इंग्लिश में इसे देख लीजिएगा, सेम चीज सेम बातें जो मैंने पीछे बताई हैं अभी। चलिए अभी मैंने बताया एक संयोजी कोहेसिव फोर्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण मरकरी, अभी मैंने पीछे इसी को समझाया। पारा के परमाणु एक दूसरे के बीच अत्यधिक अट्रैक्ट होते हैं, अतः पारा अपने अणुओं के साथ बहता है, ये किसी से जुड़ने का प्रयास नहीं करता है, अपने से चीजों को जोड़ लेता है। जैसे अभी मैंने कहा आपने कभी मरकरी को देखा होगा, मरकरी को हाथ में लीजिए, आप तोड़ता हुआ टूटता चला जाएगा, वो आगे टूट जाता है। जब टूट जाता है क्यों, इसीलिए वो इतना आपस में मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ किसी दूसरे, इसलिए पारा कांच में नहीं चिपकता, अभी मैंने समझाया था, ठीक है। और एक तरफ हमने देखा कि वाटर बबल्स, जो पानी की बूंदें हमें गोल दिखाई पड़ती हैं, आप कहीं पानी को छिड़का स्प्रिंग कर देते हैं, ऐसे हाथ में लेते हैं, किसी कार पे स्प्रे कर दीजिए कोई चीज़, तो हमें क्या दिखते हैं, बूंद 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 आती हैं। तो पानी की बूंदें कैसे दिखती हैं, डॉट डॉट, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ये क्यों डॉट दिखती हैं, गोल आकार क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन तो ये देता है, और जिससे वो कम से कम स्थान लेंगे, और सबसे कम स्थान लेने का आकार क्या बनेगा, एक गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो बारिश की बूंदें गोल दिखती हैं हमें, पानी की बूंदें गोल दिखती हैं। इन चीजों का आंसर हम कहां से निकालेंगे, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के उदाहरण है, ठीक है। वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें गोल, ठीक है, पानी की बूंदें गोल,
ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हमें बहुत आगे चलिए हम इसके और भी ढेर सारे उदाहरण कराएंगे। देखिए हमारी जिंदगी, हमारी आम लाइफ में सरफेस टेंशन हमें इतनी मदद देता है जिनको हम आम समझते नहीं हैं, लेकिन क्या क्या इनके अनुप्रयोग होते हैं, क्या एप्लीकेशंस है। जैसे हम लोग बहुत सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं, इसमें डेटॉल बहुत कॉमन प्रोडक्ट है। हम देखते हैं कि डेटॉल या सेवलान जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। इनको हम स्किन पे लगाते हैं और ये बड़ी तेज़ी से हमारी स्किन के अंदर जाते हैं, फैल जाते हैं। ये क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली इनको ऐसा बनाया जाता है कि इनका सरफेस टेंशन कम कर दिया जाता है। जब कम कर दिया जाएगा तो ये तरल है और तेज़ी से फैल जाते हैं, ठीक है। और इनका कहता है रब करने से क्या होता है, जैसे विक्स वगैरह हम रब करते हैं, उनका सरफेस टेंशन चीज़ों का कम हो जाता है। जब कम हो जाता है वो तेज़ी से हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब ऐसे ही देखिए जो छाता होता है, अगर हम कपड़े का भी छाता बना दें, कपड़े का छाता, आज तक तो भाई प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ आ गई जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है पानी के लिए, वो तो जाते ही नहीं। लेकिन प्राचीन समय में कपड़े का छाता बनता। देखिए कपड़ा क्या होता है, कपड़े को धागों से बुन के बनाया जाता था, मैट्रिक्स, ये धागे होते थे, इनका जाल जैसा बनता था। अब कपड़ों के बीच में छोटे छोटे जाल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ एक गैप होता है, लेकिन पानी जब इस पर बनता था, पड़ता था, तो हमारे छाते के अंदर क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब बारिश की बूंदें पड़ती थी वो गोल होती हैं, और गोल होने के कारण उनका स्पेस इतना कम होता था, वो वहीं फंस जाती थी। तो जो पीछे का पानी हो क्या, ऊपर से स्लिप कर जाता है अंदर, इसलिए छाते के नीचे पानी नहीं जा पाता था। ऐसे ही जो टेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, टेंट वगैरह बनाए जाते थे, रेन प्रूफ टेंट, वो भी क्या आती, इनकी पानी की सतह का सरफेस टेंशन तनाव के छिद्रों को पार देता है। मैंने ये कहा पानी भर जाता है, वो अंदर फिर नहीं जा पाते हैं। बतख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई बतख पानी में क्यों तैरती है, अन्य पक्षी तो नहीं तैर पाते, बतख को देखते टुक 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 चलती रहती है। क्यों चलती है, जो हमारी डक इज एबल टू फ्लोट्स ऑन द वाटर, जबकि बतख तो उड़ जानी चाहिए। लेकिन रीजन इसका क्यों होता है, देखिए बतख के जो पंख होते हैं उनमें एक प्रकार का लिक्विड ऑयल जैसा रिलीज करते हैं। जब यह तेल क्या करता है, पानी के सरफेस पे आता है, तो उसके पानी की सतह के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, कम कर देता है, तो वो उसे हल्का महसूस करता है और उससे पानी को पकड़ के आगे बढ़ना आसान होता है। इसलिए बतख ही ऐसे प्राणी, वो पानी पे क्या बिल्कुल आसानी से तैरती रहती है। तो बतख का तैरना किस पे डिपेंड है, वो लिक्विड है, तेल। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तेल क्या करता है, तेल को अगर हम पानी में, तेल है या पेट्रोल है, इसको पानी में हम मिला दें तो इसका सरफेस टेंशन कम कर देगा, सरफेस टेंशन कम कर देगा, मतलब उसको कम गाढ़ा बना कर देगा। मलेरिया से बचने के लिए भी देखिए इसका यूज किया जाता है। अब मलेरिया के जो मच्छर होते हैं या मादा मच्छर होते हैं, ये जब अपने अंडा देते हैं लार्वा, तो ये पानी पे जहां पर स्टैग्नेंट वाटर होता है, जमा हुआ वाटर, तो देखते हैं ना सरकार घोषणाएं कराती है, कूलर में पानी को जमने ना दें, नालियों में पानी को जमने ना दें। अगर स्थिर पानी है, टायरों में पानी को मटके में भरने ना दें, अगर है भी तो वहां क्या कहता है कि आप एक ढक्कन पेट्रोल डाल दें, तेल डाल दें। इससे फायदा क्या होता है, तेल पानी के सरफेस टेंशन को कम करेगा। सरफेस टेंशन को कम करने का मतलब उसके गाढ़ेपन को कम करेगा। वो जो ज़्यादा एरिया लिया था उसके, वो उसी गाढ़ेपन के ऊपर पानी इतना तना रहता है कि उस पर मच्छर अपने अड्डे दे देता है, लेकिन जैसे हम तेल मिलाते हैं वो फट जाता है और उसके लार्वा अंदर बह जाते। तो जब लार्वा मर गए, अंडे मर गए, तो मच्छर ने बनेंगे नहीं, जिससे हमें क्या होता है, हम आसानी से मलेरिया से लड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, अगर इकट्ठा है तो उसमें तेल या पेट्रोल वगैरह मिला दे समय समय पर, ठीक है। तो चलिए ये बातें इंग्लिश में सेम थी, तो आप लोग जो कर रहे हैं वो अपने इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। पानी पर चलने वाले अत्यंत छोटे छोटे कीड़े, अभी मैंने बताया था स्ट्राइकर्स, ठीक है, ठीक है। ये क्यों चल पाते हैं, क्योंकि ये पानी के सरफेस टेंशन को भेद ही नहीं पाते, इसलिए लगता है कि ये दौड़ते रहते। तो नदी तालाब के किनारे मैंने फिर बताया छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पानी पर ऐसे चलते हैं जैसे कोई आसान काम हो, हम लोग चलेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन वो क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन को भेद नहीं। ऐसे जो हमारा जॉइंटिस का टेस्ट होता है, पीलिया का टेस्ट, पीलिया का टेस्ट हमें क्यों पता है, हमारे नाखून वगैरह, दांत वगैरह सब पीले पड़ जाते हैं, इसका टेस्ट को हम हे टेस्ट कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होता है, हे टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, हे टेस्ट किसकी जांच के लिए, तो पीलिया की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट हे टेस्ट कहलाता है। और इसके टेस्ट के लिए यूज की उसको सल्फर पाउडर को यूज करते हैं। देखिए इसको हम यूरिन से भी कर सकते हैं, आजकल तो ब्लड से होता है, लेकिन पुराने समय में इसी तरीके से यूरिन के थ्रू होता था। देखिए जिन लोगों का यूरिन आपसे सैंपल लिया जाता था, अगर उसके ऊपर सल्फर पाउडर को ऐसे छिड़क दिया जाता था, अगर वो सल्फर पाउडर तैर रहा है आपको, तो इसका मतलब आपको पीलिया नहीं है।
लेकिन अगर आपको पीलिया होती थी तो पीलिया आपका होने का मतलब बिलीरुबिन या बाइल जूस जो आपका पित्त कहलाता वो पानी में आता था जब आपका यूरिन में, तो वो यूरिन को क्या करता है, उसका सरफेस टेंशन कम कर देता और सल्फर पाउडर नीचे बैठ जाता था। तो जिन लोगों के टेस्ट में सल्फर पाउडर नीचे बैठता था तो उनको कह दिया था जॉइंटिस है, और जिनमें नहीं बैठ पाता था वो उनको कहा जाता वो उनको कोई जॉइंटिस नहीं है। चलिए, तो ये भी सब सरफेस टेंशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन और डिटर्जेंट या अपमार्जक जिनको कहते हैं, इनका यूज़ करते हैं तो हमारे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। क्यों साबुन और डिटर्जेंट हमारे कपड़ों को साफ कर देते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जो पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। जब कम कर देते हैं तो साबुन मैल तक पहुंच जाता है अंदर, और मैल तक पहुंच गया तो फिर आसानी से कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साबुन और अपमार्जक सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं जिससे ये मैल तक आसानी से पहुंच जाता है। वाटर बबल्स वाली बात मैंने बता ही दी है। पृष्ठ तनाव निष्क्रामक होते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। निष्क्रामक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, तो निष्क्रामक है, बैक्टीरिया किलर होते हैं। ठीक है, निष्क्रामक आमतौर कम पृष्ठ तनाव वाले सॉल्यूशंस होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका की दीवारों पर फैलकर उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं, मतलब उन्हें मार देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, तो ये दीज आर बैक्टीरिया किलर्स। तो आज के लिए हमें इतना ही करना था। तो आप बिल्कुल अपने कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कितनी यूज़फुल ये क्लासेस हैं। अगर इसमें कोई अपग्रेड या आपका सुझाव हो, जैसे पीछे वीडियो में बच्चों ने बताया था कि सर डार्क कलर में स्लाइड्स बनाइए ताकि हमारी आंखों पे कोई इफेक्ट ना हो, तो मैंने प्रयास किया है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने कहा अगर कलर से कोई दिक्कत है तो मैंने कलर चेंज किया है, तो इसके बारे में भी आप मुझे सूचित करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग कुछ कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केशिकत्व के बारे में पढ़ेंगे, और गैस की प्रॉपर्टीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, उनके रूल्स जो रेगुलेशन होते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, और गैसेस से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके आते हैं बेसिक, वो भी आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।